वालेकुम। जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लिबरलिज्म को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था रियलिज्म को, और उसके बाद फिर लिबरलिज्म के हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा था कि वो कौन-कौन से हैं। ख़ास तौर पे क्लासिकल लिबरलिज्म को हमने ज़्यादा डिटेल में देखा था। न्यू लिबरलिज्म इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा एम्फेसिस है नॉन स्टेट एक्टर्स पे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, और आइडियलिज़्म की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है, कोऑपरेशन की तरफ इसका थोड़ा-सा झुकाव ज़्यादा है। तो इसमें ये है कि कुछ असम्पशन्स हैं। अगर आपकी दुनिया में डेमोक्रेसी हो, फ्री ट्रेड हो और अच्छे यानी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हों, तो आप दुनिया के अंदर पीस लेके आ सकते हैं, वॉर का खात्मा कर सकते हैं, और स्टेट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहती हैं। लिबरलिज्म का ये असम्पशन है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। आज थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि एवोल्यूशन लिबरलिज्म की किस तरीके से है। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि लिबरलिज्म को क्या हम हिस्टोरिकली कनेक्ट करेंगे? तो जिस तरह से रियलिज्म की थ्यूसिडिड्स की एग्जांपल थी, थॉमस हॉब्स की एग्जांपल थी, इस तरह से तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के साथ उसको लिंक किया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर के साथ लिंक किया जाता है रियलिज्म को। तो क्या लिबरलिज्म को भी इस तरह से लिंक किया जाता है? तो ऐसा नहीं है। लिबरलिज्म की जो हिस्ट्री है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट ही हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उससे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ सब्जेक्ट इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं थी। पॉलिटिकल साइंस की ये एक ब्रांच समझा जाता था इस सब्जेक्ट को, और एक बड़ा बिल्कुल थोड़ा सा इसका एक लिटरेचर और इसकी जो कह लें कि अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई तो उसके बाद फिर ये जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी है, जो इसका एकेडमिक स्ट्रक्चर है, वो इवॉल्व होना शुरू हुआ। तो उसके अंदर ही फिर ज़्यादातर हमें काम नज़र आता है। ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा स्कॉलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के जो हमें नज़र आते हैं। सो उसकी एक वजह ये भी थी कि स्टेट्स इमर्ज की ज़्यादा, डिफरेंट जब स्टेट्स ज़्यादा हुई तो उसके बाद फिर ये इसको एक एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एक अलग तरीके से समझा जाने लग गया। तो फिर इसकी वजह से ये एज अ सब्जेक्ट अलग तरीके से इवॉल्व हुआ। तो फिर उसके अंदर नई थ्योरीज, रिसर्च वगैरह इसके अंदर ऐड हुई। सो जो एवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म है उसको ज़्यादातर वर्ल्ड वॉर वन के एंड के ऊपर जो एक आइडियलिज्म की फिजा कायम हुई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप के ऊपर, ख़ास तौर पे वेस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर भी, और उसको बहुत नेगेटिवली परसीव किया गया था। और उसमें एक आइडियलिज्म की फिजा इस तरह से इवॉल्व की थी कि जो ये चीज़ें हुई हैं इस वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसको बड़ी नफरत की निगाह से देखा गया कि ये बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम नाकाम हुआ वॉर को प्रिवेंट करने में। दूसरा, स्टेट्स की जो अपने इंटरेस्ट थे, सेल्फ सर्विंग स्टेट्स के जो इंटरेस्ट थे, उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो एक लिबरलिज्म और आइडियलिज्म की एक जो है ना उस तरफ ज़्यादा यानी एक झुकाव हुआ पॉलिटिशियंस का, वर्ल्ड लीडर्स का और स्कॉलर्स का भी। इसमें जो मेन है, सबसे पहले अगर उनका नाम लिया जाए, मेन प्रोपोनेंट कह लें, जिनके ऊपर एक वर्ल्ड पॉलिसी के ऊपर ख़ास तौर पे जिनका असर था, वो प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे ये, और वर्ल्ड वॉर वन के अंदर ये प्रेसिडेंट थे। यानी इनकी टर्म 1913 से लेके 1921 तक इनकी दो टर्म्स थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही के दरमियान में ही ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। और इनका ये मानना था कि ये जो वॉर हुई है, इट शुड बी द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। इसके बाद कोई और वॉर नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ इस तरह से हमें कुछ इकदाम करने चाहिए कि एक जो ये सिस्टम है इसके अंदर ये दोबारा से हमें इस तरह से एट्रोसिटीज़ और ये जो कार्नेज, ये जो नुकसान, ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये दोबारा हमें ना विटनेस करने को मिले कुछ अरसे बाद। तो यानी ये लिबरल्स का एक उस वक्त के जो ज़हन थे, जो थोड़े आइडियलिस्ट किस्म के ज़हन थे, जो ये समझते थे कि हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करके इस तरह का बना सकते हैं कि ये दोबारा जंगें ना हो। सो उन्होंने ग्लोबल सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की, ख़ास तौर पे वुडरो विल्सन, विल्सोनियनिज्म भी इसमें इसको कहा जाता है। तो उन्होंने एक लीग ऑफ नेशंस का एक आइडिया दिया, और उन्होंने जो उनके 14 पॉइंट्स थे वुडरो विल्सन के, उसमें डिफरेंट चीज़ें जो उन्होंने पॉइंट आउट की, उसमें एक ये भी था कि
सीक्रेट ट्रीटीज़ नहीं होनी चाहिए, हक़ खुद इरादियत होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें थी कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरों की, जो है दूसरी स्टेट्स की आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल मैकेनिज़्म के ज़रिए हल करना चाहिए। सो लीग ऑफ नेशंस का आइडिया उन्होंने प्रपोज़ किया, लीग ऑफ नेशंस। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने या यूएस कांग्रेस ने लीग ऑफ नेशंस की जो ट्रीटी थी उसको रेटिफाई करने से इनकार कर दिया, तो जिसकी वजह से फिर यूएस खुद लीग ऑफ नेशंस के अंदर शामिल नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल यहाँ से आइडियलिज्म की या लिबरलिज्म की हिस्ट्री हमें स्टार्ट होती हुई नजर आती है। सो ये जो है इनका एक डिफरेंट माइंडसेट था। मुख्तलिफ 3 आप इनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि किस किस किस्म के इनके आइडियाज डेवलप हुए, यानी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो कैफियत पैदा हुई, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आइडियाज को जो है वो प्रपोज किया कि किस तरीके से हम इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं और जो आगे की आने वाली हमारी सोसाइटी है उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। सो इसमें जो पहला ग्रुप था वो था ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो प्रमोट करने वाला ग्रुप। ये चाहते थे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो उसके उसके पास इतनी पावर हो कि जो ये स्ट्रगल है स्टेट्स के दरमियान में पावर की और जो सिक्योरिटी के इश्यूज लाहक हैं उनको ख़त्म किया जा सके, और जो ये आपस में स्टेट्स की सस्पिशन है, जो ये एक दूसरे के ऊपर जो ये शक है, जो ख़तरा है, जो डर है, इसको ख़त्म किया जाए। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जहाँ पे स्टेट्स के नुमाइंदे बैठें, बात करें, आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठ के मामलात को हल करें, और इसके अंदर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म भी शामिल हो। यानी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए स्टेट्स को जहाँ पे बैठ के वो अपने मसाइल को बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए हल करें। लेकिन अगर फिर भी कोई स्टेट ऐसी है जो इस सारे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती और वो पावर डायनामिक्स को खेलने की कोशिश करती है, तो फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी ऑल अगेंस्ट वन की एक पॉलिसी हो कि एक एग्रेसर अगर उस फ्रेमवर्क के बाहर एक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो सारे मिल के फिर उसको यानी उसको उसकी रिफॉर्म करें और उसको रोकें और उसको बाय फोर्स सारे मिल के उसको इस बात पे मजबूर करें कि वो सिस्टम के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। फिर जो इसके अंदर दूसरा ग्रुप था वो था कि लीगल प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए। यानी जिस तरह से एक अदालत के अंदर फैसले होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, आपके पास आपको पता होता है अगर आपके साथ कुछ मिसाल के तौर पे ज्यादती हुई है या आपका किसी ने हक मार लिया है, तो आप एक लीगल सिस्टम के पास जाते हो, आप पुलिस के पास जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हो, एक इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर अदालत फैसले करती है जिसको दोनों फरीक मानने के पाबंद होते हैं। तो इस तरह का लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने की बात हुई कि यानी इस तरह के इंटरनेशनल लॉ को इवॉल्व किया जा सके और एक अदालत हो, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जिसके ज़रिए से डिस्प्यूट्स का एक पीसफुल रेजोल्यूशन पॉसिबल हो सके। सो एक जो है वो उस वक्त परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इस्टेब्लिश की गई और इसको जो है वो प्रमोट करने की यानी कोशिश की गई, और उसका पर्पस ये था कि मिलिट्री रिटेलिएशन की बजाय जुडिशियल बॉडी जो है वो डिस्प्यूट को हल करे। यानी अगर एक अग्रेसिव स्टेट है जो दूसरे के साथ ज्यादती करती है, तो जो जिसके साथ जो विक्टिम है वो जाएगा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में और वहाँ पे जाके प्ली करेगा और वहाँ पे जाके अपना केस फाइल करेगा, और फिर जो कोर्ट है वो जो फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। जो एग्रेसर होगा उसको भी मानना पड़ेगा, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर बाकी सारी नेशंस मिलके उसको यानी उसको उस फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएंगी मजबूर करके। फिर जो एक तीसरा ग्रुप था इसके अंदर लिबरल थिंकर्स का, वो ये कहता था कि डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, यानी आपके पास वेपन्स होने ही नहीं चाहिए, आप बिल्कुल कम से कम वेपन्स रखें और कोशिश करें कि कम से कम जो है ना वो टेंशन पैदा हो। जब वेपन्स ही नहीं होंगे तो आर्म्स रेस ही नहीं होगी, और जब यानी हर कोई भी किसी के पास भी अगर वेपन्स नहीं होंगे तो फिर किसी को भी ये सोच ही नहीं होगी कि वो दूसरे के खिलाफ लड़ाई करे, या उसके पास मीन्स ही नहीं होंगे कि वो दूसरे के साथ लड़ाई का सोचे भी सही। उसके बाद फिर जो एक ये लिबरलिज्म की जो एक कैफियत थी या कह लें फिजा थी या जो माहौल था, ये जो एरा था, ये 1920 से 1918 से आप इसको कह लें, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, तो उसके बाद फिर ये जो है लिबरलिज्म जो है वो फुल स्विंग में था, क्योंकि वॉर की जो एट्रोसिटीज़ थी, जो कार्नेज था, जो तबाही थी, जो डिस्ट्रक्शन
लोगों ने विटनेस की 4-5 सालों के अंदर, उसके बाद फिर लोगों को ये हुआ कि नहीं, हमने चीज़ों को बेहतर करना है, हमने इन चीज़ों को रिफ़ॉर्म करना है। सो ये पहली आप इसको सर्ज कहेंगे लिबरल थॉट की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ये जारी रही 1939 तक, आप इसको कह सकते हैं, ऑल्दो कि ये जब 1933 में नाज़ी जर्मनी में हिटलर जब चांसलर मुंतखब हुए और उन्होंने जब एक्सपेंशनिज़्म स्टार्ट किया, या जब जापान ने चाइना में मैंचूरियन आइलैंड्स को अटैक किया, तो ये काफ़ी हद तक ये लिबरल एनर्जी थी, ये काफ़ी कम हो गई, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशंस का फेलियर सामने आया और पता चला कि ये ऐसे असूलों की बुनियाद पर चीज़ें शायद उस तरह से नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी ये पॉलिसी जारी रखी गई, अपीज़मेंट की एक पॉलिसी कही जाती है। 1939 तक ये जारी रही। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, तो फिर लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये लिबरलिज़्म के साथ, बातों के साथ आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। आइडियलिज़्म जो है वो इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है दुनिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके अंदर। हिटलर ने जब इन्वेड किया चेक रिपब्लिक को, और जब उसने जर्मनी के अंदर जो लॉस्ट टेरिटरी थी उसको दोबारा एक्वायर किया, तो म्यूनिख एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर नेविल चैम्बरलेन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कोशिश की कि एक मुआहदा किया जाए हिटलर के साथ और उसको अपीज़ किया जाए कि जितना आपने अभी तक कर लिया है फ़तह, अब हम आपको देते हैं और उसके साथ आप और जो है एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। सो ये एक अपीज़मेंट की पॉलिसी उन्होंने अपनाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि पीस इन आवर टाइम्स, वी हैव अचीव्ड पीस इन आवर टाइम्स। लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक निकला, और हिटलर ने फिर हर तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, तो फिर लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और ख़ास तौर पे रियलिस्ट थिंकर, जिसमें स्पेशली ई.एच. कार का नाम है, जिन्होंने 20 इयर्स क्राइसिस के नाम से एक किताब लिखी, और वो किताब बहुत बुरी तरह से उन्होंने पिटाई की लिबरलिज्म की कि आप क्या सोच लेके आए थे, क्या थॉट प्रोसेस था आपका, कि क्या आप करना चाह रहे थे। बहरहाल ये यहाँ पे पहली जो उनकी एक 2 डेकेड्स का एरा था लिबरलिज्म का, वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद रियलिज्म जो है वो प्रमोट हुआ। उसके अंदर जो है वो ई.एच. कार की किताब मैंने आपको बताई, और फिर पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस मॉर्गन थाउ की किताब थी, जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे आप अपीज़मेंट से या इंस्टीट्यूशन से इनसे ये हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। सो लिबरलिज्म की जो रियलिज्म की जो है ना वो एक सर्ज आई, उसके बाद 40s के बाद वो जो दूसरी फिर यानी आप कहेंगे कि लिबरलिज्म की जो दूसरी सर्ज थी वो फिर हमें नज़र आती है 70s के अंदर। तो ये एवोल्यूशन को हम जब पढ़ते हैं तो फिर 70s का एरा वो था जिसमें लिबरलिज्म ने दोबारा एक अपनी आप कह लें कि प्रोमिनेंट शेप में सामने आया। उसकी रीज़न क्या थी? 1970s के अंदर एक जो है वो कुछ क्राइसिस हुए, जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस सामने आई रियलिज्म की। एक तो वॉर्स कम हो रही थी, ऑल्दो कि एक बहुत कंपटीशन चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी वेस्ट और सोवियत यूनियन की, ईस्ट की। लेकिन बहरहाल फिर भी एक उस वक्त के कुछ इश्यूज इस तरह के सामने आए, ख़ास तौर पे मल्टीनेशनल एक्टर्स आप कह लें इस तरह के सामने आए जिनको रियलिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो उस वक्त पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, खास तौर पे ये जो किताब थी क्योहेन एंड नाय की 1977 के अंदर, इसने एक बहुत बड़ा एक आप कहेंगे प्लेटफॉर्म दिया लिबरल थॉट को इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सर्ज आया, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जो रियलिज्म एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। सो रियलिज्म क्या कह रहा था कि स्टेट ही मेन एक्टर होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस होते हैं, और बस यही मेन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर चीज़ होती है। लेकिन 70s के अंदर जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हुई, तो एक इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल टूरिज्म, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक फिनोमेना सामने आया। तो एक कम्प्लेक्स नेटवर्क डेवलप हुआ जिसमें पब्लिक भी शामिल थी और प्राइवेट एक्सचेंजेस भी शामिल थे। यानी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट्स तक तो बिल्कुल चल रहे थे, लेकिन साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी स्टार्ट हुए, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुए, कॉरपोरेशन टू कॉरपोरेशन कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुए। तो फिर इसको एक्सप्लेन जिस बुक ने किया वो पावर एंड इंटरडिपेंडेंस किताब थी, जोसेफ नाय और रॉबर्ट क्योहेन की। और इसमें फिर जो है वो एक लिबरलिज्म को एक नई जहत मिली, एक नई एनर्जी इसके अंदर इसको मिली। और इनका फिर मैंने आपको बता दिया पीछे क्या अजम्पशंस थे। यानी ये बिलीव करते थे कि ग्लोबल सिस्टम तो अनार्किक है, लेकिन उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, और ये जो अनार्की है ये बिल्कुल लॉलेसनेस की या वो बिल्कुल ही एक कह लें कि डिसऑर्डर की कंडीशन नहीं है, ये एक ऑर्डर्ड अनार्की है। तो क्योंकि ये एक ऑर्डर इसमें है, तो फिर आप इसको किसी हद तक
कुछ स्टैंडर्ड्स इसमें और कुछ आप एक इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए या कुछ नॉर्म्स के ज़रिए आप इसको मॉडिफाई या रिफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है वो ये लिबरलिज्म की जो है आइडियाज़ थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूट किया इंटरनेशनल रिलेशंस के लिटरेचर के अंदर। और जहाँ पे जो लिबरलिज्म है उसने अच्छे प्रपोजल्स दिए, इंटरनेशनल रिजीम जिस तरह से आप कहें कि 1989 के अंदर मैंने आपको पहले भी मिसाल दी फैटफ की। तो फैटफ एक ऐसी रजीम थी जिसने रूल्स बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, नॉर्म्स बनाए, जिसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ दुनिया के ऊपर। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, इनको बताने वाला, इसकी जो आइडियाज़ देने वाला और इनको इवॉल्व करने के लिए फिर अगेन एक दफ़ा लिबरलिज्म जो है वो फुल स्विंग में सामने आया। आप वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी लिबरलिज्म की एक कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस को जो इस्टेब्लिश हुई, वो भी एक लिबरलिज्म का ही एक प्रिंसिपल है, इंस्टीट्यूशन है, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑब्वियसली वो है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस तो इस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन वो फंक्शनल ना हो सकी कोल्ड वॉर की वजह से। सो वो जो लिबरलिज्म का दोबारा से वो जो एक वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो एक चीज़ आई थी, वो उस तरीके से स्विंग में नहीं आ सकी, उस तरीके से वो इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकी। ऑल्दो कि यूएन ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो कोल्ड वॉर कह रहा था उसके अंदर यूएन प्रैक्टिकली जो है वो उसकी जो अहमियत थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म ही कह लें हो गई थी, क्योंकि मेन जो डिसीजन हो रहे थे वो ब्लॉक पॉलिटिक्स के अंदर हो रहे थे। फिर जो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का आइडिया है, ये इसी बुक से आता है, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। इसी के अंदर इन्होंने ये कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, रॉबर्ट क्योहेन एंड जोसेफ नाय ने। ये क्या है? इट्स अ मॉडल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि स्टेट्स आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट एक्टर्स, स्टेट्स आर नॉट the only important actors at world stage, although they are important, but there are many other actors at international stage which interact with each other. States are not the only actors at world stage. There are many non-state actors, non-state entities which interact with each other and which are an important part of international relations. So ये complex, और ये complex क्यों है? क्योंकि ये it's a network, it's a complex network. इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, इसमें बिजनेसेस भी शामिल है, इसमें टूरिज्म भी शामिल है, इसमें कॉरपोरेशंस शामिल है, इसमें कल्चरल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर पावर भी है। सो ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो कम्प्लेक्स बनाती हैं। और इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब आपने अमेरिका को अपनी चीज़ें बेचनी है, तो फिर आपको अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी थोड़े बेहतर रखने पड़ेंगे, और जब आप अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हो तो उसका फिर एक नतीजा ये भी निकलेगा कि आपके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। सो इट्स अ कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस फिनोमेना, जिसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ वही मैटर नहीं करती, उसके अंदर बहुत सारे और स्टेट्स ने गोल्स अपने सेट किए हुए हैं जो फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए से वो अचीव करते हैं। उसके अंदर चाहे बिजनेस हो, उसके अंदर चाहे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हो, उसके अंदर ट्रांसनेशनल एक्टर्स हों जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, चाहे उसके अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों जो थ्रेट पहुंचाती हैं डिफरेंट नेशंस को सेम। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही थ्रेट दे रही है जितना थ्रेट वो इंडिया को दे रही है। ऑल्दो कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर राइवल्स, बट इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर इक्वली थ्रेटनिंग टू बोथ नेशंस। सो ये कम्प्लेक्स सा फिनोमेना जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का इवॉल्व हुआ, तो जिसको बेहतर एक्सप्लेन किया लिबरलिज्म ने। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक एलिमेंट्स हैं उनको लिबरलिज्म बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। रियलिज्म उनको रिकग्नाइज ही किसी हद तक नहीं करता कि ये इनका कोई रोल ही नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। फिर मैंने आपको लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ाया था। सो ये स्कॉलरशिप इसके अंदर इमर्ज की, इसके अंदर रिसर्च हुई बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से रजीम्स डेवलप की जाए। रजीम क्या है? ये कुछ नॉर्म्स का, कुछ वैल्यूज़ का, कुछ प्रिंसिपल्स का एक सिस्टम है जो किसी खास इशू को टैकल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट की जाती है, जिसकी एक मिसाल मैंने आपको फैटफ दी। दूसरी मिसाल इसकी पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड आप कह सकते हैं, कियोटो प्रोटोकॉल आप इसको एक कह सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रजीम आप उसको कह सकते हैं। सो ये इस तरह की रजीम उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि स्टेट्स के आपस के जो रिलेशन है उनको बेहतर किया जा सके और इस अनार्की को मैनेज किया जा सके।
इसी तरह फिर इसमें जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने भी अपना एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और ख़ास तौर पे जो कोल्ड वॉर जब एंड हुई, तो उसके बाद जब अमेरिकन हेजेमनी कायम हुई, तो अगेन एक अमेरिका क्योंकि लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स को चैंपियन करता है, तो उसमें जो यूएस प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने कहा था, इन अ वर्ल्ड वेयर फ्रीडम नॉट tyranny इज ऑन द मार्च, द cynical calculus of pure power politics simply does not compute. It is ill suited to the new era. सो इन्होंने रियलिज्म को एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि रियलिज्म जो कि पेयर पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, इन्होंने कहा था कि यहाँ पे अब फ्रीडम का राज होना चाहिए, ना कि पावर पॉलिटिक्स का, नैरो इंटरेस्ट्स का। सो इनका ये मानना था कि अब जो है वो अब एक नया सिस्टम ही यहाँ पे फीजेबल है दुनिया के लिए, क्योंकि जो पावर पॉलिटिक्स है ये हमारे अब आज के दौर के लिए फीजेबल नहीं है। फिर ये जो न्यू लिबरलिज्म आप ज़्यादा सुनते हैं आजकल के दौर में, ये इवॉल्व हुआ कोल्ड वॉर के एंड के बाद। ये आखिरी डेकेड इसको आप कहेंगे कि ये जो 1990 के बाद न्यू लिबरलिज्म ज़्यादा इमर्ज किया, और उसकी जो मेन रीज़न थी वो यूएस ही था कि एज हेजमन सामने जब यूएस आया, तो यूएस ने एक अपने एक आइडियाज़ को फैलाया, क्योंकि उसके पास एक मौका भी मिल गया, उसके पास पावर भी थी, और वो एक यूनिपोलैरिटी की सिचुएशन थी। तो यूएस ने अपने ही नॉर्म्स, जिसमें सबसे दो तीन जो मेन थे, उसमें कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, फ्री ट्रेड वगैरह को उसने प्रमोट किया। ये जब कोल्ड वॉर एंड हुई, तो आप इसमें पढ़ेंगे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का एक थीसिस आया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो एंड ऑफ हिस्ट्री का एक थीसिस बड़ा पर्टिनेंट है, कि उसमें ये कहा गया था कि अब तो जो है वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ही जो है वो प्रिवेल करेंगे। अब तो ये डिसाइड हो चुकी है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के कौन से आइडियाज मेन होंगे। सो फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि अब तो डिबेट सेटल हो चुकी है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम होगा दुनिया का, और जो कैपिटलिज्म है वो इकोनॉमिक सिस्टम होगा दुनिया का। और इसमें अभी जो रियल वर्ल्ड के अंदर अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ रह गई है। अगर आप आइडियाज़ के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल अब डिबेट सेटल हो चुकी है। उसके बाद लेकिन चीज़ें चेंज हो गई, वो थीसिस वैलिड नहीं रहा। बहरहाल न्यू लिबरलिज्म जो है वो एक फुल स्विंग में हमारे सामने आया, और न्यू लिबरलिज्म की जो मेन इसकी जो पॉलिटिक्स है, या इनकी जो मेन थ्योरी है, वो रिवॉल्व करती है ट्रेड के ऊपर। इकोनॉमी और ट्रेड इनका मेन एम्फोसिस है, और सबसे ज़्यादा जो इनका एक कह लें कि रोल है वो ये है कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, और ट्रेड के लिए नॉर्म्स अडॉप्ट की जानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगी तो दुनिया में जो है वो अमन कायम होगा, और ख़ास तौर पे बैरियर्स नहीं होने चाहिए ट्रेड के अंदर। सो एक क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आई, और न्यू लिबरलिज्म जो है वो स्टेट को ज़्यादा अहमियत देता है। न्यू लिबरलिज्म ये कहता है कि ऑल्दो देयर आर अदर एक्टर्स, बट स्टेट इज़ द प्राइमरी एक्टर एट इंटरनेशनल रिलेशंस। सो यहाँ पे ये क्लासिकल लिबरलिज्म से थोड़ा हट जाता है, ये आ जाता है स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू के ऊपर। ऑल्दो कि ये मैंने जैसे बताया कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका भी एम्फोसिस है, लेकिन ये कहता है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी कोऑपरेट हमेशा स्टेट्स ही करती हैं। सो मेन जो है ये न्यू लिबरलिज्म जो है, इसको नियो सिंथेसिस भी कहते हैं, कि नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म दोनों का एक आके यहाँ पे कन्वर्जेंस आ गई, दोनों की यहाँ पे एक चीज़ पे इत्तेफाक हो गया कि नियो लिबरलिज्म भी कहता है कि स्टेट एक प्राइमरी एक्टर है, और नियो रियलिज्म भी कहता है कि स्टेट एक प्राइमरी एक्टर है। सो इसको नियो नियो सिंथेसिस कहते हैं। ये ग्रेट डिबेट्स थी, 4 ग्रेट डिबेट्स हम पढ़ेंगे आगे किसी एक लेक्चर में, जिसमें जो है वो एक डिबेट थी नियो नियो डिबेट 1978-79 में ये स्टार्ट हुई थी, जब पावर एंड इंटरडिपेंडेंस की बुक आई, और उसके बाद जब हमने पढ़ा था कि वॉल्स की किताब आई, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये जब दोनों किताबें वगैरह आई, तो नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्विंग में आया, तो फिर इनकी ये डिबेट हुई। सो इन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है कि ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है, ख़ास तौर पे फ्री मार्केट्स का मतलब ये है कि अगर चाइना पाकिस्तान को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए कि वो उसके ऊपर टैरिफ लगाए या उसको रोकने की कोशिश करे। पाकिस्तान को ये चाहिए कि चाइना से चीज़ें फ्रीली अपने मुल्क में आने दें, और अपने मुल्क में जो चीज़ें हैं वो फ्रीली चाइना को भेजे, और बजाय इसके कि इस बात पे फोकस करें कि चाइना की चीज़ें पाकिस्तान में ना आए, कहीं हमारी अपनी इंडस्ट्री ना ख़त्म हो जाए, वो इस चीज़ पे फोकस करें कि वो किस चीज़ के अंदर ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखता है। सो
पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान मिसाल के तौर पे ज़राअत में अंदर बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बेहतर करे और ज़राअत को जो है वो प्रमोट करके और अपनी चीज़ें जो है वो चाइना को भेजे। यानी कंपैरेटिव एडवांटेज, जहाँ पे आपको एडवांटेज है वो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्क की चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। सो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर न्यू लिबरलिज्म का फोकस है। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है न्यू लिबरलिज्म के हवाले से। एक ये कि ये यहाँ पे डाइवर्ज करता है क्लासिकल लिबरलिज्म से। ये कहता है कि स्टेट प्राइमरी एक्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहता है कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमी, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और ये इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करता है। यानी ये इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका फोकस है। फिर न्यू लिबरलिज्म भी रैशनल चॉइस के ऊपर बिलीव करता है। रैशनल चॉइस थ्योरी को अपने जो है वो यानी एनालिसिस के अंदर लेके के आता है कि जो स्टेट्स होती हैं, अगेन स्टेट्स एक्टर्स ऑल्दो इसके अंदर है, लेकिन मेन स्टेट्स हैं, वो जो भी डिसीजन करती हैं वो कॉस्ट बेनिफिट की बेस पे करती हैं। वो किसी और चीज़ को बीच में लेके नहीं आती, वो कॉस्ट और बेनिफिट्स के हिसाब से देखती हैं, रिस्क्स को कैलकुलेट करती हैं, कॉस्ट को एनालिसिस करती हैं कि उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी और फ़ायदा क्या होगा। यानी रैशनली डिसाइड करती हैं, बड़े सोच समझ के, अक्ल के हिसाब से डिसाइड करती हैं, जज्बात या किसी और चीज़ के ऊपर डिसाइड नहीं करती। फिर रिजीम थ्योरी, मैंने आपको रिजीम्स का बता दिया कि रिजीम्स क्या होती हैं। सिस्टम ऑफ रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प मैनेज इंटरनेशनल रिलेशंस। सिस्टम आप डेवलप करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर, और फिर आप उसको उसके ज़रिए से इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करते हो। जैसे कि ट्रेड हो गई, फाइनेंस हो गई, इन्वायरमेंट की मैंने आपको मिसाल दे दी। सो ट्रेड, फाइनेंस, फाइनेंस और ट्रेड में फैटफ एक आपकी मिसाल है। इन्वायरमेंट के हिसाब से पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड आपकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये जो इंटरनेशनल रजीम्स हैं जिसमें स्टेट्स मिल बैठ के एक फैसला करती हैं कि हमने इन नॉर्म्स को फॉलो करना है और इनके हिसाब से हमने अपने जो है वो इश्यूज को मैनेज करना है। फिर एब्सोल्यूट गेन्स, एक रिलेटिव गेन्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट गेन्स होते हैं। न्यू लिबरलिज्म कहता है कि आप एब्सोल्यूट गेन्स के ऊपर फोकस करें, आप रिलेटिव गेन्स के ऊपर फोकस ना करें। रिलेटिव गेन्स क्या है कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है और आपके जो साथ वाला बंदा था उसको कितना फ़ायदा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, आपको 100 रुपए की बचत हुई है और आपके साथ वाला जो बंदा है उसको 150 रुपए की बचत हुई है। तो न्यू लिबरल्स ये कहते हैं कि आप इस बात पे शुक्र करो या इस बात को फोकस करो कि आपको 100 रुपए का फ़ायदा हुआ है। ये ना देखो कि आपके साथ वाले को 150 का फ़ायदा हुआ है। आप अपने एब्सोल्यूट जो आपको एडवांटेज हुआ है, जो आपकी अमाउंट है, आप उसको देखो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। रियलिज्म इसके अगेंस्ट जाता है। रियलिज्म कहता है कि अगर आपको 100 रुपए का फ़ायदा हुआ है तो आपके साथ वाले को 150 का फ़ायदा हुआ है, तो आपको ऐसे समझना चाहिए जैसे आपको 50 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये रिलेटिव गेन्स है। रिलेटिव गेन्स यानी आपसे ज़्यादा 50 उसने कमा लिए, तो आपने इस बात पे रियलिज्म कहता है कि स्टेट्स कहती है नहीं, हमने नहीं कोऑपरेट करना, हमारे साथ वाले ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं, हमें ज़्यादा कमाना चाहिए। तो न्यू लिबरलिज्म कहता है कि नहीं, आप एब्सोल्यूट गेन्स के ऊपर फोकस करें और बजाय इसके कि आप ये देखें कि दूसरा कितना कमा रहा है। इसकी मिसाल इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान और अमेरिका की अगर आप देखें तो न्यू लिबरलिज्म आपको ये कहेगा कि ठीक है कि अमेरिका जो है वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बेच रहा है, ऑल्दो कि पाकिस्तान और अमेरिका का ट्रेड बैलेंस जो है, पाकिस्तान ज़्यादा चीज़ें अमेरिका को भेजता है और कम चीज़ें वहाँ से मंगवाता है, बट स्टिल चाइना के साथ हम मिसाल ले लेते हैं। तो न्यू लिबरलिज्म ये कहेगा कि ऑल्दो चाइना को आपके साथ ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन आप उस पर फोकस ना करो। आप ये देखो कि आपको भी तो फ़ायदा हो रहा है ना, आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज तो हो रहा है, रिलेटिव पे आप फोकस ना करो। फिर इंटरडिपेंडेंस का मैंने आप बता दिया कि जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के ऊपर न्यू लिबरलिज्म का बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और फिर ये सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसका फोकस ये भी है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यू लिबरलिज्म का एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा आप उसको कह सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि बैरियर्स को कम करने की कोशिश करती है, रूल्स बनाती है, नॉर्म्स बनाती है और कोशिश करती है कि स्टेट्स को उन रूल्स और नॉर्म्स के अंदर मजबूर किया जाए कि उसके अंदर दे शुड प्ले बाय द रूल्स। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह के इदारे होने चाहिए जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। अब क्रिटिसिज्म क्या है, ख़ास तौर पे रियलिज्म की तरफ से ये क्रिटिसिज्म आता है लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के ऊपर, कि एक तो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो
स्टेट्स को रोक नहीं सकती। यानी बैलेंस ऑफ पावर का जो सिस्टम है, मिसाल के तौर पे अगर रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया उस पे? सो आप लिबरलिज्म कहते रहे, न्यू लिबरलिज्म कहते रहे कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन रियलिज्म कहता है कि इनकी सारी की लिमिटेशंस हैं, ये कितना ही प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो यानी ये एक मेन इस पे क्रिटिसिज्म है। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो लो पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन हाई पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करते। लो पॉलिटिक्स और हाई पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है? लो पॉलिटिक्स होती है जो इश्यूज सिक्योरिटी से, सर्वाइवल से नहीं अटैच होते। फॉर एग्जांपल ट्रेड है, तो पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ट्रेड नहीं कर रहा तो भी पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान उसको सिक्योरिटी के इश्यूज में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान को पता चलता है कि ट्रेड की आड़ में कुछ लोग जो इंडिया जो है वो अपना कल्चर प्रमोट करने की कोशिश इस तरीके से कर रहा है बॉर्डर्स एरिया में, खास तौर पे या बलूचिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से स्टेट की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान फॉरेन ट्रेड रोक देगा। सो हाई जो पॉलिटिक्स है वो क्या है? वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो पावर से रिलेटेड है, वो नेशनल इंटरेस्ट से, नेशनल डिफेंस के साथ रिलेटेड है। उसको वो इंस्टीट्यूशंस मैनेज नहीं कर सकते। यानी अगेन मैं रशिया की मिसाल दूंगा कि रशिया को जब पता चला कि हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो उन्होंने हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि हमारे इतना ज़्यादा ट्रेड है यूरोप के साथ, तो इसको हम क्या करेंगे या इसका हमारा क्या नुकसान होगा। सो लो पॉलिटिक्स को उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया और सिक्योरिटी की वजह से, हाई पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने अपना एक रिस्की डिसीजन ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है। फिर ये जो एक चीज़ है कि सिक्योरिटी इश्यूज के दरमियान में और इकोनॉमिक इश्यूज के दरमियान में आप ज़्यादा यानी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आपकी इकोनॉमी, जिस तरह पाकिस्तान की अगर आप मिसाल लें, तो पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, के ये एक फेल्ड स्टेट हो सकती है अगर हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जैसे IMF हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की, हम उससे हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से UN हमारा कुछ खास फ़ायदा नहीं देगा। जैसे 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, बांग्लादेश जब बना, तो UN उसमें पावरलेस रहा, कोई उसको नहीं कर सका। या कश्मीर का डिस्प्यूट है तो UN उसको नहीं मैनेज कर पा रहा। फिर जो रियलिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो आपका नेशनल सर्वाइवल है वो सिक्योरिटी इश्यूज के साथ कंसर्न होता है, उसका बाकी किसी चीज़ के साथ कंसर्न नहीं होता। बाकी चीज़ें आप करें, अच्छी बात है। जिस तरह एक गरीब आदमी है तो वो ये देखेगा कि वो भूखा ना सोए, उसके पास रोटी मिलती रहे, उसको इस बात से कंसर्न नहीं होगा कि वो कपड़े कौन से ब्रांड के पहन रहा है, या वो उसकी दुकान जो है वो अच्छी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। एज लॉन्ग एज ही इज गेटिंग द नेक्स्ट मील, ही इज हैप्पी बिकॉज ही इज ओनली कंसर्न विद दैट मील, क्योंकि उसके पास है ही वही चीज़। सर्वाइवल का इशू उसको लगा हुआ है। तो जब आपको सर्वाइवल का इशू होगा तो आप इन चीज़ों के ऊपर तो नहीं फोकस कर सकते कि मेरी ट्रेड कितनी चल रही है दूसरे मुल्क के साथ। हो अगर आपको पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मसला यही है कि पाकिस्तान जो है वो थ्रेट हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो डिसरिगार्ड कर देगा इकोनॉमी को, इकोनॉमिक इश्यूज को। सबसे पहले वो अपने सर्वाइवल को देखेगा। फिर ग्लोबल, अगेन एक ही बात बार बार हो रही है किसी हद तक। आप कह सकते हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो टाइमली मस्कुलर रिस्पांस नहीं दे सकते एग्रेशन को, तो आप उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते। आपको रिलाई अगेन फिर भी अगर आपने लिबरलिज्म को अपनाना भी है, आपने कोऑपरेशन करनी भी है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए तो आर्म्स रखनी ही पड़ेंगी ना, आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए वो करनी पड़ेंगी। तो आप बैलेंस ऑफ पावर भी आपको मेंटेन करने पड़ेगा, उसके ऊपर बेशक आप लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स अपनाते रहें। फिर एक और बात ये है कि मोरालिटी को बीच में लेके आते हैं जो लिबरलिज्म है, यानी को गलत और सही की बातें करने लग जाते हैं। तो रियलिज्म कहता है कि ये आप बीच में कहाँ से लेके आते हैं, आपने अपने मुल्क का फ़ायदा देखना होता है। तो आप एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप मोरालिटी को लेके आ गए हैं। जैसे अमेरिका जब उसको इंटरेस्ट का अपने होता है तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मोरालिटी को लेके आ जाता है कि जी रशिया ने बड़ा गलत किया है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके, लेकिन जब अपना उसको इशू था तो उसने जब इराक पे अटैक किया था तो उस वक्त ये चीज़ उसको नज़र नहीं आई थी। तो यानी मोरालिटी को लोगों को सिवाय शर्मिंदा करने के और आप क्या उसको कह सकते हैं। अभी भी जिस तरह चाइना के साथ US है, वो बार बार यही कहता है कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा चाइना के अंदर,
तो वो यानी फॉरेन पॉलिसी, चाइना कहता है कि आपको इसके साथ क्या ताल्लुक है, हमारे मुल्क में एक हमारे ख़ास सूबे के अंदर या शहर के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं। आप फॉरेन पॉलिसी की बात करो, आप मुल्कों के आपस के रिलेशंस की बात करो, आप ये बीच में मोरालिटी को कहाँ लेके आ जाते हो। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म लिबरलिज्म के ऊपर है। अब आपने थोड़ा-सा कंपेयर करना है न्यू रियलिज़्म को और नियो लिबरलिज़्म को। ये चीज़ आपने खुद देख लेनी है इसको, कि जो है वो ये चीज़ें सारी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अनार्की को मैंने पढ़ा दिया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, रिलेटिव एब्सोल्यूट गेन्स पढ़ा दिए, गोल्स का पढ़ा दिया आपको। सो ये जो है आपने इसको खुद से देख लेना है। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो मेरे से आप पूछ लेंगे। यानी यहाँ से आपको पता चलता है कि एनालिसिस जब आप कर रहे हैं तो आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा रेलेवेंट है। उसमें फिर आपने जो आपका मेन एक कह लें कि फ्रेम होगा, वो आपने ये देखना है कि आजकल के हवाले से अगर आप देखें तो क्या चीज़ डोमिनेट है। क्या दुनिया में सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर कर रही है या कोऑपरेशन ज़्यादा मैटर कर रही है। सो अगर आप पिछले 20-30 साल को देखेंगे तो कोऑपरेशन शायद ज़्यादा मैटर कर रही थी। ग्लोबलाइजेशन का दौर था, चीज़ें जो है वो ओपन अप हो रही थी, मार्केट्स ओपन अप हो रही थी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो सिक्योरिटी के इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं। यूरोप ने अपने आप को दोबारा से आर्म्स रेस में शामिल करना शुरू कर दिया हुआ है। जापान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाना शुरू कर दिया है। चाइना का साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट्स दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। सो आपने इस तरीके से देखना है कि इस वक्त की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है उसको कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। फिर ये एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफली इसका बता दूं कि जो है वो चाइना के हवाले से अगर बात की जाए, पिछले में हमने देखा था कि रियलिज्म क्या कहता है इसके बारे में, कि क्या चाइना पीसफुल राइज कर सकता है या नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि लिबरलिज्म इसके अंदर क्या कहता है। सो रियलिज्म तो कहता है कि चाइना कभी भी पीसफुली राइज नहीं करेगा। चाइना जब भी अब और ऑलरेडी चाइना और यूएस के बहुत ज़्यादा आपस में टेंशन बढ़ रही है, साउथ चाइना सी, ताइवान के इशू पे, फिर जो साइबर इश्यूज हैं, जो स्पेस की रेस है वो दोबारा से हीटअप हो रही है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल थेफ्ट के हैं, उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, डेमोक्रेसी का इशू है। सो ये सारी चीज़ें रियलिज्म कहता है कि ये बहुत सारे आपस में डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है। सो चाइना जैसे जैसे ऊपर आएगा ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जाके फिर ये वॉर की कैफियत आएगी। लेकिन लिबरलिज्म क्या कहता है इसके बारे में, कि लिबरलिज्म ये कहता है कि कोऑपरेशन हो सकती है इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क में, अगर दोनों मुल्क रहें तो इनकी जो आपस में जो इंगेजमेंट है उसके ज़रिए से चाइना पीसफुली राइज कर सकता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को, रूल्स को फॉलो करे, कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ, ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करें दोनों मिलके। तो ये कोऑपरेशन हो सकती है थ्रू इंस्टीट्यूशंस। फिर लिबरलिज्म ये भी कहता है, न्यू लिबरलिज्म भी, कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है दोनों मुल्कों के दरमियान में कि एक बहुत बड़ा इंसेंटिव देती है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। जो ट्रेड है इनके आपस की बहुत ज़्यादा है, कोई तकरीबन $600 बिलियन की ट्रेड है सालाना इनकी आपस में। सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का। तो ये एक उम्मीद है लिबरलिज्म के स्कॉलर्स को कि इसकी वजह से फिर ये जंग नहीं होगी इनके दरमियान में। फिर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की अगर आप लिबरलिज्म की बात करेंगे तो उसमें फिर ये थ्योरी ये कहती है कि अगर चाइना अडॉप्ट कर ले डेमोक्रेसी को अपने सिस्टम के अंदर, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर ले अपने सिस्टम के अंदर, तो फिर जो है वो कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ेगी आपस में और पीसफुल को एग्जिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी अदर डेमोक्रेसीज के साथ। क्योंकि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि डेमोक्रेसीज डोंट फाइट विद ईच अदर बट डेमोक्रेसीज डू फाइट विद अदर अथॉरिटेरियन regimes. So China is an authoritarian regime according to the Western narrative, and democratic peace theory says that it is possible that China and US both will go to war at some point, because one is a democracy and another is an authoritarian regime. न्यू लिबरलिज्म के मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड, इकोनॉमिक प्रिंसिपल और इंटरडिपेंडेंस के साथ जो है वो पॉसिबल है अगर कुछ कंडीशंस जो है वो अपनाई जाएंगी। यानी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को कम करने की बजाय बढ़ाया जाए और कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। वो जो एक प्रोटेक्शनिज्म है स्टेट्स का इकोनॉमी के हवाले से, वो ना किया जाए, इस इंटरडिपेंडेंस को कायम रखा जाए। तो फिर चाइना के पास भी एक इंसेंटिव होगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे और यूएस के पास भी एक इंसेंटिव होगा। फिर रिजीम थियोरी न्यू लिबरलिज्म के हवाले से वो ये कहती है कि अगर चाइना जो है वो
उस एक ख़ास रेजीम के अंदर रहते हुए एक ख़ास नॉर्म्स को, रूल्स को एडहियर करता है, तो फिर ये है वो ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सकता है और फिर मार्केट इंसेंटिव्स जो है वो भी वही बात आ गई है। ये जो वर्ड्स यहाँ पे डिफरेंट यूज़ हुए हैं वो सिर्फ इसलिए यूज़ हुए हैं न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म का, कि उनका थोड़ा-सा जो है वो फोकस डिफरेंट है। लिबरलिज्म का यानी कोऑपरेशन और इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी और इंटरडिपेंडेंस की बात आ गई, और जब न्यू लिबरलिज्म आपने यूज़ किया तो डिफरेंट वर्ड्स आपने यूज़ किए, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, रेजीम थ्योरी और मार्केट इंसेंटिव्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज्म के हवाले से है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, और ये इसको समझना भी थोड़ा सा काफ़ी एक क्योंकि जो रियलिज्म और लिबरलिज्म है वो किसी हद तक आप उनको इजीली समझ लेते हो, लेकिन ये क्योंकि एक सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ फिलोसफीज है, कोई एक लूज जो है ना, ये एक पैराडाइम है, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस भी हैं। कुछ एक एक इसका बुनियाद ही किस ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर है जिसकी वजह से आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होती है। पहले तो आपने ये देखना है कि ब्रिटेन भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। अगर आप पावर के हिसाब से रियलिज्म के हवाले से बात करें तो अमेरिका को तो दोनों से डरना चाहिए। अमेरिका को इस बात से डरना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इस बात से भी डरना चाहिए कि फ्रांस के पास या यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो उसके लिए तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दोनों इक्वली थ्रेटनिंग होने चाहिए, लेकिन हकीकत में आप देखते हैं कि यूके से कोई थ्रेट यूएस को नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ थ्रेट है नॉर्थ कोरिया से। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म ये पूछता है कि इसकी वजह क्या है। आप तो कहते हैं कि पावर जो है वही मैटर करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और स्टेट्स जो होती हैं वो बस इसी चीज़ पे फोकस करती हैं कि किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है। तो फिर ये क्या वजह है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, कुछ जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती, कुछ का आपस में वैसी अच्छी बनती है, अच्छे रिलेशंस होते हैं, अलायंसेस बनती हैं, तो कुछ एक ख़ास वजह से बनती हैं, जो उसमें कई दफ़ा जो स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट्स को इतना ज़्यादा नहीं देख रही होती जितना वो अपने और कुछ रीजंस को देख रही होती हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसको समझने की कोशिश करता है कि क्या वजह है कि ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म का एक जो मेन एक एक चीज़ है कि रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि रियलिटी कुछ असल में कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक एक गिलास पड़ा हुआ है तो आप उसको हो सकता है एक नॉर्मल गिलास समझ रहे हो, लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसने उस गिलास को लेट से किसी और तरीके से यूज़ किया हुआ है, मिसाल के तौर पे उसने लेट से वो ड्रिंक करता है तो उसने उस गिलास को एक पैमाने के तौर पे देखा हुआ है, जिस तरह से वो उर्दू लिटरेचर के अंदर आता है, तो वो उसको और तरीके से परसीव कर रहा है कि यानी चीज़ एक ही है लेकिन दो बंदों ने उसको अलग तरीके से परसीव किया है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी रियलिटी डिफरेंट है और मेरी रियलिटी डिफरेंट है। मेरी रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्ट किया है वो एज अ गिलास, एक सिंपल गिलास के तौर पे इंटरेक्ट किया है, और वो जो दूसरा बंदा है उसने उस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट किया है, उसने उस गिलास को एक अलग तरीके से देखा है, अलग नज़र से देखा है। उसके लिए वो एक उसका मीनिंग ही डिफरेंट है, उस ऑब्जेक्ट को वो अलग तरीके से परसीव कर रहा है जिस तरीके से मैं परसीव कर रहा हूँ। मेरे लिए वो ऑब्जेक्ट एक सिंपल सी चीज़ है, उसके लिए वो एक डिफरेंट सी चीज़ है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ये कहता है कि एनार्की हो या कोई और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सॉवरेनिटी है, जैसे पावर है, ये सिंपली दीज आर कॉन्सेप्ट्स as much as important as states give them importance. So anarchy is what states make of it. Anarchy, sovereignty and power are simply what states make of them. For example, sovereignty की अगर आप मिसाल लें तो sovereignty क्या 100 साल पहले भी इसी तरह की sovereignty थी जिस तरह की आज sovereignty है? क्या sovereignty पाकिस्तान के लिए और लेट्स से लग्जमबर्ग एक छोटा सा मुल्क है, या आप जर्मनी की मिसाल ले लें, क्या सोवरेनिटी पाकिस्तान और जर्मनी के लिए एक जैसी है? पाकिस्तान तो कहता है कि अगर इंडिया का कोई बंदा पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ तो या हम उसको पकड़ लेंगे या उसको मार देंगे, ठीक है। हमारे तो यहाँ पे अगर कोई गलती से माहीगीर भी हमारी तरफ आ जाते हैं या हमारे इंडिया की तरफ जाते हैं तो वो उनको पकड़ लेते हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं, और हमारे लिए वो सोवरेनिटी का इशू हो जाता है। जबकि जर्मनी के अंदर आप
गाड़ी पे बैठते हैं, आराम से निकलते हैं, जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से आप साथ ही जो सात मुल्क हैं उनके साथ आप घूम फिर के और गाड़ी में वापस आ जाते हैं, और आपको कोई बॉर्डर पे पूछते नहीं है कि आप किधर जा रहे थे और किस काम के लिए आप आ रहे थे। स्टूडेंट्स जो है वो सुबह एक मुल्क में होते हैं और शाम को दूसरे मुल्क में होते हैं, और अगली सुबह फिर वो अपने वापस मुल्क में आए हुए होते हैं, और उनसे कोई भी नहीं पूछता कि आप ये क्या कर रहे थे। सॉवरेनिटी, सो इसका मतलब फिर पाकिस्तान के लिए एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और फिर जर्मनी के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसकी वजह क्या हुई कि पाकिस्तान ने अलग तरीके से लर्न किया है सॉवरेनिटी का मतलब। हमारे लिए सॉवरेनिटी ये है कि अगर हमने 1 इंच भी ज़मीन अपने साथ वाले नेबर को दी तो वो हमें वापस नहीं करेगा, वो तो बैठा इसलिए हुआ है कि हमारे से वो चीज़ ले ले। जबकि जर्मनी को कोई थ्रेट ही नहीं है, जर्मनी के पास एक अपने इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और वहाँ पे एक उन्होंने यूरोपियन यूनियन का एक सिस्टम इवॉल्व कर लिया है। और फिर जर्मनी की मिसाल अगर आप डिफरेंट टाइम के अंदर लेते हैं, मिसाल के तौर पे जर्मनी आज का और जर्मनी 1930s का कितना डिफरेंट है वहाँ पे, कि 30s के अंदर वो लोगों को पकड़ पकड़ के जला रहे थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर, जिप्सीज को, ब्लैक्स को, जीव्स को वहाँ पे वो पकड़ के उनको जला रहे थे। आज वो उनको बराबर के हकूक दे रहे हैं। सो एक कितना डिफरेंस आ गया कि रियलिटी जो है वो उस वक्त क्या थी और आज क्या है। यानी सोशली कंस्ट्रक्टेड है ये। सोशली कंस्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि लोग मिलजुल के एक चीज को बनाते हैं, और वो इंटरेक्शन के थ्रू, उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो चीज इवॉल्व करती है उनके जहनों के अंदर। सो पावर भी इसी तरह से है कि पावर जर्मनी के पास हमारे से ज़्यादा पावर है, लेकिन उस पावर को वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वेपन्स की ज़रूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने लोगों की फलाह बहबूद पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा होता तो हम हो सकता है एटम बम बनाने में लगे रहते हैं और इस तरह की चीज़ों पर खर्च करते हैं, लेकिन वो पावर को किस तरीके से ले रहे हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर लेके खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कॉरपोरेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। सो पावर के कॉन्सेप्ट हों, सॉवरेनिटी के हों, एनार्की का हो, ये सारे कॉन्सेप्ट स्टेट्स जो हैं वो मिलके बनाती हैं। अनार्की को ही ले लें, क्या अनार्की का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश के लिए और स्विट्जरलैंड के लिए सेम है? बिल्कुल भी नहीं। स्विट्जरलैंड को कोई खतरा नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एक मिलजुल के एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट की है। उन्होंने एक रियलिटी, एक सोशल नहीं, एक इंटरनेशनल रिलेशंस की एक रियलिटी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की है, जिसको वो यूरोपियन यूनियन और नेटो का नाम देते हैं। सो वहाँ का जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे उसको सिक्योरिटी के थ्रेट्स उस तरह से नहीं है, क्योंकि उसकी रियलिटी ही डिफरेंट है। तो बांग्लादेश के लिए थ्रेट्स और अलग तरीके से हैं, पाकिस्तान के लिए थ्रेट अलग तरीके से है। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका नाम ही यही है कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये बने बनाए अल्लाह ताला ने नहीं आपको दे दिए, ये इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो इन चीज़ों को बना सकता है। सो इसमें फिर जो डिफरेंट डिबेट्स हैं, थोड़ा सा मैं कोर्स से आपको वाजे करना चाहता हूँ। इसका डिफरेंट जो इसके स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो कोट्स दिए हैं, जो इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मार्था फिनेमोर ने कहा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट्स आर्ग्यू दैट रेदर देन ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट्स इट इज आइडियाज दैट प्राइमरीली मैटर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट्स क्या हैं? एक चीज सब्जेक्टिव होती है और एक ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव वो होती है जो आप जिसको खुद इंटरप्रेट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू योर इंटरप्रिटेशन। और ऑब्जेक्टिव वो होती है जो यस और नो वाली बात होती है। जैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपनी मर्जी से आपने आंसर्स लिखने होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड होते हैं, वो ऑलरेडी डिफाइंड आंसर्स होते हैं, आप उसी में से सिलेक्ट करते हो। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट मैटर नहीं करते, आइडियाज जो हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा मैटर करते हैं। फिर निकोलस ओनफ एक जो है वो मशहूर इनके कंस्ट्रक्टिविज्म के स्कॉलर हैं। उन्होंने क्या, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एक्शन और इंटरप्रिटेशन। एक तो जो ह्यूमन एक्शन है, आप किसी भी चीज के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो उसका आपके जहन पे एक असर पड़ता है, आप उसके ऊपर एक उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हो, इंटरेक्ट करते हो। और दूसरी चीज क्या होती है कि आप उसको अगेन इंटरप्रिटेशन, उसकी जो लोग है उसकी वजह से आपके एक्शन के ऊपर भी असर पड़ेगा। सो इन एक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स मैटर व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर रियलिटी। इसको मैं आपको समझने के लिए फिर एक और मिसाल देता हूँ कि जैसे आप अगर रहते हैं एक बैकवर्ड एरिया के अंदर और वहाँ पे एक जो कह लें कि सिस्टम है वो थोड़ा सा
वहाँ पे हालात मुश्किल हैं, तो आपकी रियलिटी आप एक अलग तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करोगे। लेट्स से आप कहते हो कि वहाँ पे डाके बहुत ज़्यादा पड़ते हैं जहाँ पे आप रह रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक थ्रेट रहता है सिक्योरिटी का। तो आप वहाँ पे जो जब जो उस एरिया में जब आप बड़े होगे, तो बड़े होते-होते आपको ये ज़हन में पक्का हो जाएगा कि जो है ना ये आपने अपनी हिफाज़त खुद करनी है। आप अपने यू आर ऑन योर ओन, आपने अपनी हिफाज़त करनी है और कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। सो आपकी एक रियलिटी डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई है। दूसरी तरफ एक अमेरिका के अंदर एक बंदा रह रहा है जो एक पॉश एरिया में रह रहा है और वहाँ पे ज़रा-सा भी अगर कोई मसला होता है तो वो 911 डायल करता है और एक पुलिस वाला उसके पास फ़ौरन पहुँच जाता है। तो वो रियलिटी को एक अलग तरीके से परसीव करेगा। वो कहेगा कि जी कोऑपरेशन ही मेन चीज़ होती है, कारोबार ही मेन चीज़ होती है, एजुकेशन मेन चीज़ होती है। मुझे हर वक़्त ये जो लोग डरते रहते हैं हर वक़्त, ये लोग जो समझते हैं कि जी हर चीज़ हमने खुद से करनी है और कोई हमें बचाने वाला नहीं आएगा, वो तो अजीब लोग हैं, उनकी तो मुझे समझ नहीं आती। सो 2 लोगों की रियलिटी आप देखें कि कितनी डिफरेंट कंस्ट्रक्ट हुई है। सो आपने आपके एक्शंस, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट ये सारी चीज़ें आपके रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती हैं। फिर अ चेंज इन आइडेंटिटी लीड्स टू चेंजेस इन इंटरेस्ट्स। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। चेंज इन आइडेंटिटीज़ की एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल आप इंडिया को ले सकते हैं। बड़ा खूबसूरत कंस्ट्रक्टिविज़्म का जो है एक कह लें आप इसको कि ये एक केस स्टडी है इंडिया इस वक़्त का। कि इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है हिंदुत्व के हवाले से, जैसे ही उनके अंदर ये नेशनलिज़्म की जो फ़िज़ा है, ये ज़्यादा हुई है, तो उनके एक वर्ल्ड का व्यू ही उनका चेंज हो गया है। यानी वो हिंदू राष्ट्र पे जब आ गए हैं, तो वो एक रीजनल पावर के तौर पे वो इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। इससे पहले वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वो कहते थे कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। पंचशील प्रिंसिपल्स अगर आप देखें तो वो उसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात थी, नॉन इंटरफेरेंस की बात थी, इस तरह के प्रिंसिपल्स की बात थी। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें रीजनली पावरफुल होना है। अब वो एक खास आइडेंटिटी उनकी चेंज हुई है, तो एक यानी एक इवॉल्व हुई है, उनके अंदर एक एलिमेंट आया है हिंदुत्व का, तो उसकी वजह से उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। सो एक आइडेंटिटी नेशन की जब चेंज होगी तो उसके इंटरेस्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है। अब ये यहाँ पे रियलिज्म इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको लिबरलिज्म इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से जब 1991 के अंदर सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ था और रशिया उससे बना था, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो उसको एक्सप्लेन करता था। लेकिन जो लिबरलिज्म है या रियलिज्म उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि कोल्ड वॉर यकदम एंड कैसे हो गई। एक खामखा यकदम एक ऐसा फिनोमेना आया, ना उसमें इंस्टीट्यूशंस ने कोई रोल प्ले किया, ना कोई पावर के बहुत ज़्यादा डायनामिक्स चेंज हुए, लेकिन फ़ौरन से जो कोल्ड वॉर की कैफियत थी वो सारी की सारी चेंज हो गई। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि कोल्ड वॉर इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि लोगों ने परसीव कर लिया डिफरेंट तरीके से, लोगों के आइडियाज़ ही चेंज हो गए। लोगों को फ़ौरन से, मुल्कों को फ़ौरन से समझ आ गया कि एक मुल्क जो है वो अब पावरफुल नहीं रहा, सो कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है। सो ये कंस्ट्रक्टिविज्म इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म ये भी कहता है कि जो एक हिटलर का जर्मनी है, क्या वो सेम होगा आजकल के जर्मनी के हवाले से के हिसाब से देखें उसको। जापान जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर था, क्या वो आज भी सेम ही होगा? तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी नेशन की आइडेंटिटी चेंज होती है, आइडियाज़ चेंज होते हैं, वैल्यूज़ चेंज होती हैं, तो उसका बिहेवियर, उसके नॉर्म्स वगैरह चेंज हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। चलें जी, इसको आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कंस्ट्रक्टिविज्म का, और इंशाल्लाह इसको डिटेल में फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा-सा आपने इसको कोशिश करें कि इसको पढ़ने की कोशिश करें अपने मतलब अपने हवाले से ही, ताकि आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस आएँ उनको फिर मैं एड्रेस कर सकूँ। ये नोट्स भी आप इसमें आगे सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हुई हैं, काफ़ी सारे इसके जो मतलब मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, 2-3 टाइप्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की वो, और फिर आगे इसको हम कंपेयर करेंगे थोड़ा-सा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को फिर इंशाल्लाह कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, कैन वी से दैट कंस्ट्रक्टिविज्म डील्स विद डोमेस्टिक बिहेवियर्स ऑफ स्टेट? डोमेस्टिक बिहेवियर्स ऑफ स्टेट को आप इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टेट की जो एक आइडेंटिटी है, स्टेट का जो कल्चर है, मिसाल के तौर पे
पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ है कि ब्रदरली रिलेशंस विद मुस्लिम कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो हमारा ये आइडिया है, ये हमारी थॉट है कि हमने मुसलमान मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे तरीके से रखना है। उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान, पॉपुलेशन हमारी सारी की सारी ऑलमोस्ट यानी 98% हमारी मुसलमान है। तो हमारे ये ज़हन में एक तरह से स्टेट के एक कह लें कि उसका जो कैलकुलस है उसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि हमने मुसलमान मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज़्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कुछ स्टेट्स होती हैं जिनका आपस में वैल्यूज़ और नॉर्म्स मिलते-जुलते हैं। यानी वो अपने, कुछ स्टेट्स होती हैं जो कुछ ख़ास दूसरी स्टेट्स को अपने दोस्तों की तरह परसीव करती हैं। जैसे यूएस है, तो यूएस और यूके का एक अपना एक एंग्लो अमेरिकन एक फ्रेमवर्क है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, लिबरलिज़्म भी उसके अंदर है, उसके अंदर कैपिटलिज़्म है, फ्री मार्केट है, ये सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि यूएस और यूके जो है आपस में एक-दूसरे को कहते हैं कि हम दोस्त ही आप उसको कह लें, और फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड। तो कुछ स्टेट्स होती हैं जो इस तरीके से अपने वैल्यूज़, नॉर्म्स, कल्चर्स, बिलीफ्स और सोशल जो उनका मेकअप होता है उसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो असर पड़ता है कंस्ट्रक्टिविज्म पर, उसको एक्सप्लेन करता है। अभी क्वेश्चंस आपके हैं तो आप माइक मेरे ख्याल में आप लोगों के मैंने क्लोज किए हुए हैं। जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस हैं। सर जी सर जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये नॉर्म्स और आइडियाज की बात करता है, तो जो लिबरलिज्म था वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूशन की बात करता है, दायरों की बात करता है, और दायरे भी तो आइडियाज और नॉर्म्स पर ही बनते हैं, तो सेम चीज़ नहीं होगी? देखें, एक बुनियादी फ़र्क ये है कंस्ट्रक्टिविज्म और दूसरी जो अप्रोचेज़ हैं उसके अंदर, लिबरलिज्म ये नहीं बताता कि वो बनते कैसे हैं इदारे। यानी लिबरलिज्म सिर्फ ये कहता है कि वो जो इदारे हैं वो जो डोमेस्टिक आपका एक कह लें पॉलिसीज़ होती हैं उनको चैनल करते हैं टुवर्ड्स स्टेट। कंस्ट्रक्टिविज्म उसके बारे में बताता है आपको कि वो इदारे बनते कैसे हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि वो जो आपके डोमेस्टिक इदारे हैं, हो सकता है कल को लोग मिल मिला के उन इदारों को ख़त्म कर दें। लिबरलिज्म ये नहीं कहता। लिबरलिज्म कहता है कि जो आपके डोमेस्टिक एक यानी वो पॉलिसीज़ होती हैं, ये डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स होते हैं, आप उसको ये बेहतर वर्ड है कि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए स्टेट के ऊपर पहुँचते हैं, जिसकी वजह से स्टेट का बिहेवियर चेंज होता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात, आज के हिसाब से ठीक है, लेकिन कल ये बात नहीं थी, तो कल रियलिटी डिफरेंट थी। यानी कंस्ट्रक्टिविज्म उसके उसकी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट एलिमेंट है, यानी उसकी जो हाउ डू दे these ideas form, how do these ideas change the reality, तो ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविज्म बहस करता है। यानी कंस्ट्रक्टिविज्म इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि दुनिया में अनार्की है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म ये भी कहता है कि अनार्की कोई गिवन नहीं है, हो सकता है कल को स्टेट सारी मिलकर इस अनार्की को ख़त्म कर लें। तो लिबरलिज्म ऐसा नहीं करता। लिबरलिज्म कहता है कि जो अनार्की है वो हमेशा रहेगी, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। रियलिज्म भी इसी तरह से कहता है। सर जो ये कंस्ट्रक्टिविज्म, तो फिर रियलिज्म और आइडियलिज्म जो है लिबरलिज्म, इसका कॉम्बिनेशन हो गया। कंस्ट्रक्टिविज्म एक बड़ा कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टिविज्म ये असल में ना, इसको अगर आपने समझना है ना कंस्ट्रक्टिविज्म को, तो आप थोड़ा सा ये समझें कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है सोशल साइंसेस के अंदर। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि आपके जो भी ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये इनको आप बना भी सकते हैं, इनको डीकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि आपने एक बात कही ना, आप कहते हैं कि ये दुनिया में अनार्की है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहेगा हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि दुनिया में अनार्की है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी दुनिया में अनार्की खत्म हो गई है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म उसको भी मान लेगा कि ठीक है, हाँ दुनिया में अनार्की खत्म हो गई है, क्योंकि रियलिटी कुछ भी हो सकती है कंस्ट्रक्टिविज्म के नज़दीक। सो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि आप रियलिटी को बना सकते हो, उसको तोड़ भी सकते हो। सो इसका मेन फोकस ये है कि कंस्ट्रक्शन होती किस तरह से है, ये फॉर्म किस तरह से होते हैं और फिर ये किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। यानी एक डिबेट है स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी की सोशल साइंसेस के अंदर। स्ट्रक्चर ये है, कहता है कि जो कुछ हो रहा है ना, वो पहले से एक तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके साथ होना ही होना है। रियलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है इसी तरह से, तो स्टेट्स की मजबूरी है उसमें इस तरह से बिहेव करना। लिबरलिज्म ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो स्टेट्स के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि आपके पास
अपनी ताकत है, आपके पास एजेंसी है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो उसको चेंज कर लो। आप जो दुनिया में एनार्की है, आप उसको चेंज क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर वर्सेस एजेंसी की एक डिबेट है, जिसको कंस्ट्रक्टिविज़्म ये कहता है कि एक्टर्स जो दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे जो एक्टर्स मौजूद हैं, उनका इख्तियार है, वो लर्न भी करते हैं, वो अपना जो आगे हम पढ़ेंगे एक्टर एजेंट कंस्ट्रक्टिविज़्म जो है वो ये कहता है कि जो आपका जो एक एजेंट है, वो रियलिटी को चेंज कर सकता है। सो ये इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश करता है। लिबरलिज्म भी तो जो इंसिडेंट होने वाला होता है उसको चेंज करने के लिए वो कॉपरेशन पे आता है, तो हुँ। कंस्ट्रक्टिविज्म भी तो वो नया आइडिया इंस्ट्रक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है। ये आप इस यहाँ पे एक ज़ाहिर है आप कन्वर्जेंस कहेंगे इन दोनों के दरमियान में, कंस्ट्रक्टिविज़्म के दरमियान में और लिबरलिज़्म के दरमियान में। लेकिन फ़र्क ये है कि लिबरलिज़्म कहता है कि आप इंस्टीट्यूशंस को बनाएँ और इंस्टीट्यूशंस बना के आप कोऑपरेशन करें। ठीक है? समझ आ गई इस बात की? जी सर। कंस्ट्रक्टिविज़्म ये नहीं कहता। कंस्ट्रक्टिविज़्म कहता है कि हो सकता है कि आप इंस्टीट्यूशंस बना के और कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हों। हो सकता है स्टेट्स जो हैं वो कोऑपरेशन की बजाय कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही हों। वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ देता है आपको। मतलब वो फिर से कम्प्लेक्स कर देता है। कॉम्प्लेक्स कर देता है। यानी कंस्ट्रक्टिविज़्म इस बात पे फ़ोकस करता है कि किस तरह से रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मसलन एक रियलिटी आपने कंस्ट्रक्ट की, आपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कंस्ट्रक्टिविज़्म ने कहा वाह भई वाह! बड़ा अच्छा काम किया आपने जो है इंस्टीट्यूशंस बना लिए। फिर दूसरी तरफ पता चला 10 साल बाद आपने इंस्टीट्यूशंस ख़त्म कर दिए, तो उसको भी कंस्ट्रक्टिविज़्म एक्सेप्ट करेगा। वो कहेगा हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। लिबरलिज़्म ऐसा नहीं करेगा। लिबरलिज़्म हमेशा यही कोशिश करता रहेगा कि आपने इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, कोऑपरेशन करनी है। कंस्ट्रक्टिविज़्म कहता है कि कोऑपरेशन कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। आप यानी कि उसको हो सकता है स्टेट्स कोऑपरेट कर रही हों, हो सकता है स्टेट्स कोऑपरेट ना कर रही हों, ये उनकी मर्ज़ी है, वो खुद ही मिल के ये सारे काम करती हैं, वो रियलिटी को सोशली कंस्ट्रक्ट करती हैं। लिबरलिज़्म कहता है कि नहीं, स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनार्की की सिचुएशन होती है, उनकी मजबूरी है कोऑपरेट करना। और सर जो ये सारी थ्योरीज हैं ये सारी यूएस रिलेटेड है, यानी कि उनके थिंक टैंक्स जो हैं उन्होंने पेश किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, वेस्ट की है जनरली और यूएस की स्पेसिफिकली है, क्योंकि आपको ज़्यादातर स्कॉलर्स जो हैं वो यूएस के नज़र आएँगे। स्कॉलरशिप इस वक़्त रिसर्च है ही वहीं पे, फिर आप क्या कह सकते हैं, यूरोसेंट्रिक एक अप्रोच है आईआर के ऊपर। ये वो जो एक क्रिटिसिज्म भी है आईआर के सब्जेक्ट के ऊपर कि जितने भी आपने चीज़ें की हुई हैं वो यूरोसेंट्रिक हैं। यूरोसेंट्रिक से मुराद आप वेस्टर्न सेंट्रिक कह सकते हैं कि यूएस और वेस्ट के अलावा आप कोई बात करते ही नहीं हो कि अब बाकी मुल्क किस तरह से अपने जो है वो कंडक्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। हिस्ट्री भी सारी आपने लिखी हुई है तो वही है, उसी के हिसाब से है। लेकिन क्योंकि इस वक्त वो डोमिनेट है तो फिर जाहिर है हिस्ट्री भी वो हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। ओके। जी, और कोई क्वेश्चन? शफीकुल्लाह ने पूछा है, सर कैन द इमर्जेंस और मॉडिफिकेशंस इन थ्योरी लाइक विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म नलिफाई क्लासिकल लिबरलिज्म? होता यह है शफीक के जब आपके जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी थोड़ी चेंज होती है। तो अब न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म के बेसिक टेनेट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपने अब चीज़ें चेंज हो गई हैं ना, तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई, न्यू का मतलब होता है न्यू, नया। तो नियो लिबरलिज्म की एक आपको अडॉप्ट करना पड़ा। यानी कि आज से जो 100 साल पहले की जो थ्योरी थी वो उस वक्त के हिसाब से तो ठीक थी, चाहे बेसिक प्रिंसिपल्स आपके सेम भी हों, लेकिन आज आपको डिफरेंट एक स्ट्रक्चर का सामना है, डिफरेंट इश्यूज का सामना है। तो फिर जो नलिफाई नहीं करती इस तरीके से, ख़ास तौर पे अगर आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो आपको लिबरलिज्म भी पूछा जा सकता है और रियलिज्म भी पूछा जा सकता है और क्लासिकल अप्रोच भी पूछी जा सकती है और नियो अप्रोच भी पूछी जा सकती है। सो इस तरीके से नलिफाई तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन जो है जिस तरह से हालात चेंज होते हैं इस तरह से थ्योरी के अंदर भी चेंजेस आती रहती हैं।
आईआर की मेन थ्योरीज जो है वो 3 ही हैं, जिसमें से हमने तीसरी आज हमने कंस्ट्रक्टिविज्म स्टार्ट की है। रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। लिबरलिज्म की फिर आगे न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म में 2 आ जाती हैं, और रियलिज्म की भी 2 आ जाती हैं, क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म। वो हमने पढ़ ली हुई हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है नियो और क्लासिकल में। और आगे जो है वो 2-3 छोटी-छोटी थ्योरीज हैं, जिसमें आपकी मार्क्सिज्म आ जाएगा, जिसको क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं, और फेमिनिज्म आ जाएगा। और कोई एक आध 2 बीच में और छोटी-छोटी थ्योरीज होंगी। तकरीबन मेन जो थ्योरीज हैं वो ये तीनों हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने ये कंस्ट्रक्टिविज्म का जो इंडिया का वो मिसाल दी सर, वो किस तरह से अप्लाई हो सकता है? क्योंकि वो कंट्री तो सर अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रही है, और हुँ। लिबरलिज्म उस पे अप्लाई नहीं होती। देखें, रियलिज्म बिल्कुल उस पे अप्लाई होता है, लेकिन आपने जब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो फिर आपको रियलिज्म के ज़रिए से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे ना, कि इंडिया जो है वो एक जो उसके अंदर पॉलिसी शिफ्ट आई है, उसकी जो आप उसको कैसे कहें, 2007 के बाद या 2010 से पहले और बाद में अगर आप उसके देखें तो काफ़ी फ़र्क है उसके अंदर, ख़ास तौर पे आइडेंटिटी को लेके उनकी जो है ना वो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो फिर आप उसको एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाएँगे रियलिज़्म के ज़रिए से, तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्टिविज़्म उस पे अप्लाई कर लेंगे। ऑल्दो रियलिज़्म डोमिनेंट थ्योरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंडिया अगर इस वक़्त एक्ट कर रहा है तो बैलेंस ऑफ पावर भी उसमें आएगी, उसके अंदर अलायंस भी आएगी, उसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट भी आएगा, चाइना इंडिया राइवलरी, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ फिनोमेना है जिसमें फिर आपको थोड़ी कंस्ट्रक्टिविज़्म ने भी तो अपनी बात करनी है ना, तो इसलिए फिर उसको आइडेंटिटी की जब बात आएगी, आइडियाज़ की, नॉर्म्स की बात आएगी, तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्टिविज़्म के ज़रिए से एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसा लिबरलिज्म था वो सर नॉन स्टेट एक्टर जो थे वो उसको भी डील कर रहे थे, जबकि न्यू लिबरलिज्म में सिर्फ स्टेट जो है वो यूनिटरी एक्टर है। तो सर न्यू लिबरलिज्म जो है वो नॉन स्टेट एक्टर को किस तरह डील करेंगे या नॉन यस सर? जी सर। नॉन स्टेट एक्टर्स को वो इस तरह से डील करता है कि जो यानी वो कम रेलेवेंट है, वो मैटर इतने नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे स्टेट ही डिसाइड कर रही होती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कोई पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और पाकिस्तान की स्टेट समझती है कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो उसको पाकिस्तान से निकाल सकती है। या अगर आपका बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बिजनेस इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेट है वो समझती है कि ये जो है वो इसको नहीं चलना चाहिए, तो वो चाहे जितना मर्जी पावरफुल ग्रुप होगा, स्टेट से ऊपर तो वो नहीं हो सकता ना पावरफुल। तो इस तरीके से नियो लिबरलिज्म कहता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसका फाइनल से जो है वो स्टेट्स के पास है। नहीं सर, जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे कि खुरासान ग्रुप हो गया, ये तो सर किसी एक स्टेट के अंडर नहीं होते, तो इस तरह इनको कैसे डील किया जाएगा? आपने देखा होगा जी, आपने देखा होगा कि न्यू लिबरलिज्म के अंदर जो फोकस है, एम्फोसिस है, वो ट्रेड और इकोनॉमिक चीज़ों के ऊपर है और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। तो वो फिर उनकी जो ज़्यादातर थ्योरीज मैंने जो पढ़ी हैं अभी तक, जो मेरे नज़र से गुजरी हैं, इसके ऊपर बड़ा कम लिटरेचर है। एक तो न्यू लिबरलिज्म के ऊपर ना बहुत ही थोड़ी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो उसमें मैंने ये चीज़ें बहुत कम देखी हैं, मेरे नज़र से नहीं गुजरी कि वो इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को किस तरीके से डील किया हो। ये जो न्यू लिबरलिज्म या लिबरलिज्म की जो इसमें फिर फोकस होता है, वो ये कहते हैं कि स्टेट को जो है वो एक ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना चाहिए और पॉलिसीज़ जो हैं वो एक्सेस में नहीं जानी चाहिए, और फिर ट्रेड और इन चीज़ों के ज़रिए से ही मसाइल को आप हल कर सकते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी अगर आपकी ज़्यादा होगी तो फिर आपकी ये इस तरह के इश्यूज़ पैदा नहीं होंगे। सो इस तरीके से है, तो उन्होंने ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो ट्रेड, इकोनॉमी, इन चीज़ों के ऊपर रखा हुआ है। तो कोई बहुत ज़्यादा एनालिसिस मुझे नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से इस तरीके से नज़र नहीं आया उसमें। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। आरिफ सर, आईआर इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, सो उसको कितने हिस्सों में या थ्योरीज में या सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना चाहिए? मेन जो आपका एक थ्योरी का पोर्शन है उसके अंदर आपने 3 जो मैंने जैसा बताया कि कर लिए हैं, और 2 या 3 और हैं, वो 2 या 3 जो भी हैं वो एक ही लेक्चर के अंदर सारी कवर हो जाएंगी। सो ये इस पे टाइम मैंने काफ़ी लगाया है ताकि आपका जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकें इन 3 थ्योरीज़ के हवाले से। तो जो बाकी उसकी हैं वो सारी की सारी थ्योरीज़ आपकी एक उसमें कवर हो जाएंगी, और फिर उसके जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं उसको आप एक आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की एक बना लें। फिर उसके बाद आप जो आपके हिस्सों में तकसीम जो है वो आप यूँ करें कि जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना एफपीएससी में,
वो उसके ज़रिए से करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उन्होंने एक बनाए हुए हैं सेक्शंस उसके। लेकिन जो मेजर है आपका थ्योरीज़ आपने करनी है और उसके बाद आपने बाकी चीज़ों को लेके चलना है, ताकि आप जो चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकें थ्योरीज़ को। जैसे अभी आपने क्वेश्चन सुना, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हुई, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकती है, या रियलिज्म उसके बारे में क्या कहता है और लिबरलिज्म उसके बारे में क्या कहता है और कंस्ट्रक्टिविज्म उसके बारे में क्या कहता है। तो इस तरीके से आप जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। एफपीएससी का सिलेबस अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल बेसिकली ऐसे था कि जिस तरह से आप सीएसएस के हवाले से आईआर पढ़ा रहे हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, और जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसको डिवाइड किया जाता है ना सब्जेक्ट से अंदर। जैसे 5 सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में, फिर दूसरे में 5, फिर तीसरे में 5, फिर चौथे में 5, तो यूं इतने सारे सब्जेक्ट में वो डिवाइड हो जाता है। तो सर उसमें मेन थ्योरीज या जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब अब ये बंदा खुद से कर सकता है या किसी से गाइड लेके फिर उसको तैयार करे? नहीं, आपने एफपीएससी का सिलेबस देखा है अभी तक? फिलहाल नहीं देखा सर। नहीं, वो इसीलिए शायद आपको फिर कंफ्यूजन है। एफपीएससी का जो सिलेबस सीएसएस का दिया हुआ है ना उनकी अपनी वेबसाइट पे, मैं वो शेयर भी कर दूंगा चलें ग्रुप के अंदर। उसके अंदर उन्होंने आपको बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि आपने क्या चीज़ कवर करनी है और क्या चीज़ नहीं कवर करनी। सो इसमें आपको इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। वो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उन्हीं को निचोड़ आप कह लें कि आपने हो सकता है डिप्लोमेसी के ऊपर एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा हो, या आपने वॉर्स के ऊपर यानी स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एक अलग से पढ़ा हो। तो एफपीएससी ने उनको कंडेंस करके आपको टॉपिक्स बना के दे दिए हैं। सो वो पेपर 1 के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 6 या 7 मेन हेडिंग्स हैं, उसके नीचे फिर सब हेडिंग्स हैं, आप वो करेंगे। और पेपर 2 के अंदर फिर इसी तरह से डिफरेंट हेडिंग्स हैं, वो आप कवर करेंगे। तो आपने सीएसएस की जब भी तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपने एफपीएससी का सिलेबस देखना है, उसी से आपने अपना एक रोड मैप तैयार करना है। और दूसरा फिर आप पास्ट पेपर्स को थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो पहला काम आप एफपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लें अगर आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं।